देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर जॉर्डन के रेगिस्तान तक मध्य पूर्व की धरती इस वक्त सुलगते हुए बारूद के ढेर में तब्दील हो चुकी है। और इसीलिए हर रोज इस समय हम चर्चा इसी बात पर करते हैं कि इस वक्त जो परिस्थिति है वो आने वाली स्थिति क्या होने वाली है। अप्रैल में हुए युद्ध विराम को पूरी तरीके से दफन करते हुए सुपर पावर अमेरिका और ईरान के बीच लगातार दूसरे दिन भी बेहद ही भीषण और विनाशकारी जंग छिड़ गई है। अब से 2 दिन पहले जब हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे, तब हमारे साथ जो मेहमान जुड़े थे उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि अगले 48 से 72 घंटे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अब तस्वीरें विनाशकारी सामने आ रही है। वॉशिंगटन के टॉम हॉक मिसाइल प्रहारों से तेहरान से लेकर अभी अगर हम बात करें तो अलग अलग देश लगातार इसके प्रहार को झेल रहे हैं। बैलिस्टिक पलटवार ने पूरी दुनिया को एक ऐसे महासंकट के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से तीसरे विश्व युद्ध की आहट साफ सुनाई दे रही है। जी हां, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीधे आदेश पर अमेरिकी वायुसेना और नौसेना ने गुरुवार तड़के ईरान पर अब तक का सबसे प्रचंड हवाई हमला किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ लफ्जों में ऐलान किया कि परमाणु समझौते की बातचीत में ईरान जानबूझकर देरी कर रहा है, इसलिए उस पर सैन्य दबाव बनाना बहुत ही जरूरी है। इस विध्वंसक कार्रवाई में अमेरिकी सेना ने एक साथ 49 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दागी हैं और अत्याधुनिक लड़ाकू विमान से ईरान के कैशम द्वीप, बंदर अब्बास, मिनाब और सिरीक जैसे इलाकों में भारी बमबारी की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये जब ऐलान किया कि यहां पर सैन्य दबाव बनाना जरूरी है, तो जाहिर बात है बाकी के देशों में भी चिंता व्याप्त हो गई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेटकॉम ने पुष्टि की है कि इस हमले में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, सैन्य निगरानी नेटवर्क और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरीके से नस्तनाबूद कर दिया गया है। लेकिन सुपर पावर के इस प्रचंड प्रहार के बाद ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी कि IRGC ने भी महाविनाशक पलटवार किया है। ईरान ने दावा किया है कि उनकी एयर स्पेस फोर्स ने नौसेना ने 2 चरणों में भीषण कार्रवाई करते हुए पूरे क्षेत्र में मौजूद अमेरिका के 18 अति संवेदनशील सैन्य ठिकानों को एक साथ निशाना बनाया। अब ईरान ने कुवैत और बहरीन में भी तैनात अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं, आत्मघाती ड्रोन दागे हैं। इस ईरानी प्रहार के बाद बहरीन में एक बार फिर से एयर रेड सायरन गूंज उठे हैं और वहां के गृह मंत्रालय ने नागरिकों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर भागने की हिदायत दे दी है, जबकि कुवैत सेना भी अपने ऊपर हुए मिसाइल और ड्रोन हमलों की पुष्टि करते हुए जवाबी सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। अब देखिए, जंग की ये भयानक आग अब सिर्फ खाड़ी देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने पड़ोसी मुल्कों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। अब ईरान की IRGC ने जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ईरान भी यहां पर अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है कि हम किसी भी हाल में नहीं झुकेंगे। ईरान का यह भी दावा है कि इस हमले में अल अजराक एयरबेस पर मौजूद अमेरिकी F-35, अमेरिकी फाइटर जेट F-15 और F-16 लड़ाकू विमानों के हैंगर्स और कमांड सेंटर्स को पूरी तरीके से मलबे में तब्दील कर दिया गया है। हालांकि इस बीच जॉर्डन की सेना ने इस दावे को खारिज करते हुए यह कह दिया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने अल अजराक की तरफ बढ़ रही ईरान की 5 मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट करके मार गिराया है। इस भीषण सैन्य टकराव का सबसे दर्दनाक और खौफनाक असर समुद्र में देखने को मिला। ओमान के तट के पास एक विशाल ऑयल टैंकर अमेरिकी मिसाइल की चपेट में आ गया, जिससे जहाज पर भीषण आग लग गई और आग बेकाबू हो गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से जो है ये देश एक दूसरे पर मिसाइलें दाग रहे हैं। इस बदनसीब जहाज पर 24 भारतीय समेत कुल 28 क्रू मेंबर्स सवार थे। इसमें से 1 क्रू मेंबर की दर्दनाक मौत हो चुकी है, जबकि अन्य भारतीय और विदेशी क्रू मेंबर्स समंदर में लापता बताए जा रहे हैं। अब देखिए, समुद्री कोहराम के तुरंत बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सभी अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए पूरी तरीके से बंद करने का ऐलान कर दिया है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए इतना जद्दोजहद कर रहे हैं, वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब बंद कर दिया गया है। हालांकि अमेरिकी सेंटकॉम ने ईरान के इस दावे को खारिज किया है। इसके अलावा ईरानी मीडिया तस्नीम ने दक्षिणी ईरान के जाम इलाके में अमेरिका के एक और अत्याधुनिक MQ-9 रिपर ड्रोन को मार गिराने का दावा करते हुए वीडियो भी जारी किया है। यानी कि सब एक दूसरे को कहीं ना कहीं से झुकाने में लगे हुए हैं। इस भयानक रक्तपात और बारूदी आंधी को देखकर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने बेहद ही गंभीर चिंता जताते हुए ट्वीट किया है कि पश्चिमी एशिया इस वक्त एक ऐसे गहरे विनाशकारी संकट की ओर आगे बढ़ रहा है जिसका असर पूरी दुनिया पर होगा। UN चीफ ने कड़े लहजे में कहा है कि अब
और हमले नहीं, अब और बहाने नहीं, सभी देश तुरंत कूटनीति का रास्ता अपनाएंगे। अब इस महासंकट को टालने के लिए रूस ने भी दोनों देशों से तुरंत युद्ध रोकने की अपील कर दी है, जबकि कतर का एक उच्च स्तरीय राजनयिक प्रतिनिधिमंडल तनाव को कम करने के लिए आपातकालीन बैठक करने के लिए तेहरान पहुंच चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 49 टॉमहॉक मिसाइलें दागने के बाद अमेरिका शांत बैठेगा? क्या जॉर्डन के एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइलें दागने के बाद ईरान को कोई बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा? और उससे भी बड़ी बात यह है कि समंदर में लगी आग में फंसे हमारे भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए भारत सरकार क्या कदम उठाएगी? आज इसी पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। और आज के हमारे जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर सर हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। अरविंद सिंह तेजावत सर हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट। सर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तेजावत सर आप ही से शुरुआत होगी, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले जब हमने चर्चा की थी उसमें ओमान ने 24 जो क्रू मेंबर्स थे भारतीय उनको सुरक्षित बाहर निकाला था, लेकिन अब स्थिति थोड़ी सी इतर है, थोड़ी सी उल्टी है। भारतीयों का फंसा होना और इस बीच स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कंप्लीटली बंद करने का दावा करना, ये कितनी बड़ी चुनौती भारत सरकार के लिए भी है, और इस स्थिति में आखिर भारत आगे क्या कदम उठाएगा? देखिए सुचिता जी, देखिए चुनौती तो बहुत बड़ी है, पर यहाँ पर हमें एक चीज ध्यान रखना होगा कि जिस वेसल को डुबाया गया था वो दरअसल इंडियन वेसल नहीं था, वो पलाऊ करके एक छोटा सा कंट्री है तो उसका था। तो ईरान ने कोई ऐसा इंटेंशनली भारतीयों को डुबाने के लिए ये नहीं किया था। एक तो ये ध्यान रखना चाहिए। अगर ऐसा होता तो हम जो यहाँ के एम्बेसडर्स हैं, या मैं परिचित भी हूं, तो वो उनको बुलाया जाता वहां पे फॉरेन मिनिस्ट्री, और उसके बाद में उनको सीधी चेतावनी दी जाती, जैसे कि पहले हुआ था जब ईरान ने भारतीय जहाजों पे गोलाबारी की थी। हाजी अली का हम अक्सर जिक्र करते हैं, तो वो चीजें हैं। पर देखिए इन सब का कोई एब्सोल्यूट रास्ता नहीं है। या तो भारत इनिशिएटिव लेके कोई लीडरशिप के लेवल पर ऐसा कदम उठाए कि दुनिया के देशों को इकट्ठा करें जो खासकर हॉर्मुज स्ट्रेट के डिस्टर्ब होने से परेशान है। पर उनमें से आधे जो देश हैं उनको अमेरिका ने किसी ना किसी तरीके से पटा लिया। माना जाता है कि भारत के साथ भी एक मोटा मोटी अंडरस्टैंडिंग है, जिसमें इस संकट से पूरी तरह नहीं तो एक तरीके से आंशिक राहत का उन्होंने कुछ रास्ता निकाला है। और पर बात यह है कि भारत एक डेवलपिंग नेशन है, उसका जीडीपी से लेके सब कुछ प्रभावित होगा, और बिना एनर्जी के कोई भी देश प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। खासकर भारत जैसा देश जिसकी 90% से भी ज्यादा ऊर्जा जरूरतें हैं, वो खासकर इस जो पश्चिम एशिया पे निर्भर है। और दूसरा बात है कि चीन की तरह भारत ने अभी कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढे नहीं है कि हमारा 50% की डिपेंडेबिलिटी हो जाए। इस बारे में सरकार तय कर रही है, पर वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। भारत के लिए ये स्थिति वाकई चुनौतीपूर्ण है, जैसा कि आपने इस बातचीत की शुरुआत में ही कहा। पर उसके लिए हमें कोई एक परफेक्ट प्लानिंग करनी पड़ेगी, और बहुत बड़े लेवल पर मुझे लगता है कि सरकार कुछ चीजों से निपटने के लिए करना होगा। और भारत को क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो भारत को एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। और कम से कम मुझे यह समझ में नहीं आता है साउथ ब्लॉक में बैठे हुए लोगों को केवल असहमति व्यक्त करने में क्या नुकसान है। उनको लगता है कि असहमति व्यक्त करने से प्रेसिडेंट ट्रंप नाराज हो जाएंगे, तो ऐसा है नहीं। उनको कम से कम बोलना चाहिए कि देखिए ये भारत का व्यू पॉइंट है, वो है। बाकी वो टैरिफ वगैरह तो जो लगा रहे हैं लगा ही रहे हैं। इसका भारत के बयान से, भारत की अंडरस्टैंडिंग से और दुनिया में उसकी आवाज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उल्टा उन पे दबाव जरूर बनेगा, और कोई ऐसा जॉइंट स्टेटमेंट जरूर आना चाहिए, खासकर जब ब्रिक्स देशों की ठीक है। माथुर सर आपके पास आते हैं। ये जो पूरी स्थिति है इस बीच में, इसको लेकर जब हम चर्चा कर रहे थे अभी से 2 से 3 दिन पहले, तभी ये बात उठ रही थी कि 48 से 72 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर अमेरिका डील की भी बात करता है, इधर अमेरिका ईरान को कहता है कि आप परमाणु जो है बना नहीं सकते, एनरिचमेंट आपको छोड़नी पड़ेगी। इधर बैलिस्टिक मिसाइल दाग कर ये हमला क्या जताने की कोशिश है? क्या ये दबाव बनाने से, अब ईरान तो पहले से कह रहा था कि वो नहीं झुकेगा, लेकिन इस हमले के बाद क्या ईरान झुक जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप को कुछ ऐसा लगता है, या उनके मन में क्या चल रहा है? क्या वो रणनीति है, वो दर्शकों को भी आज इस वक्त समझने की बहुत जरूरत है। सुचित्रा, जय हिंद। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि ये अमेरिका जानता है और ईरान भी जानता है, IRGC भी इस बात को अच्छे से जानती है कि मिलिटरीली उन दोनों के बीच में कोई मुकाबला नहीं है। और अब जो स्ट्रेटेजी अमेरिका ने अपना रखी है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कोई रिएक्टिव स्ट्रेटेजी नहीं है। ये जब से
सीज फायर हुआ था, ये बात आकलन हमारा है कि जब से सीज फायर हुआ था तब से अमेरिका इस प्रकार की तैयारी में लगा हुआ था कि जब भी आवश्यकता पड़ेगी, जब भी आईआरजीसी की हठधर्मिता बहुत ज्यादा आगे हो जाएगी, तब उनको हमला करने की जरूरत पड़ेगी। ये बात बिल्कुल क्लियर है। दो चीजें देखिए सुचित्रा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे साफ निकल करके सामने आ रही हैं। एक तो यह है कि ईरान के पास लड़ने की क्षमता बहुत कम हो गई है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मैं आपको उसका उदाहरण देके बताता हूं। देखिए ईरान क्या कह रहा है कि आप हिजबुल्लाह पे हमले करेंगे तो हम आपको ये कर देंगे, अगर आप दक्षिण लेबनान पे हमले करेंगे तो ये कर देंगे, अगर आप यहां करेंगे तो ये। कितना उन्होंने कहा, हिजबुल्लाह को मार मार के उन्होंने बिल्कुल हिजबुल्लाह का बिल्कुल बैंड बजा के रखा हुआ है इजराइल ने। कोई उनकी तरफ से नहीं आया क्योंकि उनके पास क्षमता नहीं है करने की। फिर एक बार रिस्पॉन्स आया, कुल 11 मिसाइल फायर करें। वो देश जिसने 100 150 मिसाइलों के बराज पिछले वर्ष पिछले युद्ध में फायर किए थे, वो आज 11 मिसाइल 6 मिसाइल 5 मिसाइल पे आकर के रुक गया है। उसकी वजह है कि उनकी शक्ति जो है वो काफी कमजोर हो गई है। देखिए एक बात बिल्कुल साफ है कि ये जो बहुत ज्यादा दिन ये इनकी जो जिहाद से जन्नत तक का सफर है और इसको इतना ग्लोरीफाई करके रखा हुआ है, वो ग्लोरिफिकेशन भी कहीं ना कहीं जाकर के रुकेगा। आप देखिए ये सुर्खियां मैंने पढ़ी हैं, कितना सच है कितना गलत है वो आने वाला समय बताएगा कि ईरान में लोग इंस्टॉलमेंट्स पे लेके खाना खा रहे हैं, रोटी इंस्टॉलमेंट्स में खाई जा रही है। ये हाल हो गया है और जब तक इस प्रकार का 4 ऐसे हमले और होंगे तो ईरान आर्थिक रूप से और टूटेगा। ये जो पूरी तरह से, एक चीज और सुचित्रा, ये जो पूरी तरह से इन्होंने हॉर्मुज को बंद करने का दावा किया है, उससे सबसे ज्यादा नुकसान ईरान का हो रहा है। बिल्कुल ये बात समझने की जरूरत है। जो बाकी देश हैं उन्होंने ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिए हैं, जो जहां हमने कर लिया, वेनेजुएला से बात हो गई, यहां से बात हो गई, सब कर रहे हैं। जो डिपेंडेंसी इस हॉर्मुज के ऊपर 20-22% एनर्जी प्रवाह की थी, वो मेरे हिसाब से घट करके 10-12% पे आ गई है। जो सऊदी अरब का तेल है वो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से होकर के लाल सागर से बाहर निकल करके आ रहा है। फिर उन्होंने कहा हमने हूतियों को इसमें शामिल कर दिया है और हूती बाबल मंदिर बंद कर देंगे। हूतियों ने पिछले 72 घंटे में 1 मिसाइल फायर करी है। ये शक्ति है उनकी। इससे पता पड़ता है कि उनके पास लड़ने की क्षमता की बहुत कमी है। और ये बात मैं सुचित्रा बार बार कह रहा हूं कि जो शुरुआत में परिस्थिति थी उससे उलट परिस्थिति है। शुरुआत में कहा जा रहा था कि जितना लंबा ये युद्ध चलेगा उतना अमेरिका को नुकसान है। अब समय अमेरिका की तरफ है, ईरान के खिलाफ है। जितना लंबा युद्ध चलेगा उतना सुचित्रा ईरान को नुकसान होगा। ठीक है क्योंकि हमारे साथ तेजावत सर भी हैं। तेजावत सर, ये जो पूरी स्थिति उत्पन्न हुई है, क्या ये ऐसी स्थिति हो गई है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुले और इसी वजह से इतना दबाव बनाया जा रहा था। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ये खबरें आ रही हैं कि कंप्लीटली बंद कर दिया गया है और अनु सर भी बता रहे थे कि अब इससे ज्यादा नुकसान ईरान को होगा। ईरान में जो उच्च पदों पर है उनके पास पैसों की कमी नहीं है, उनके पास तमाम संसाधन है, लेकिन उन गरीब जनता क्या आखिर ईरान उनके बारे में क्यों नहीं सोच रही? देखिए ईरान का जो पॉलिटिकल सेटअप है वो थोड़ा सा अलग है। वो थोड़ा सा कैडर बेस्ड है, जहां पर जिन हम आईआरजीसी की बात करते हैं वो ग्राउंड लेवल से लोग आते हैं। तो एक तो हमें ये करना पड़ेगा, जो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी सफरर्स है। कारण ये कि जो मुस्तफा खामनेई है उनके पिताजी को तो मिसाइल अटैक में मार दिया गया था और वहां पे कोई भी टॉप लीडरशिप एकदम सुरक्षित नहीं है। तो वहां की जो एलिट लीडरशिप है वो पाकिस्तान की एलिट लीडरशिप टाइप नहीं है। एक तो ये हमें बेसिक फर्क करना पड़ेगा और मासूद साहब ने बहुत ही ब्यूटीफुली सारी चीजों को ये रखा है और हम सब लोग एग्री करते हैं उस बात से कि शुरुआत में हम लोगों का ख्याल था कि ये जो हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने से अगर किसी को तकलीफ है तो वो यूनाइटेड स्टेट हो सकता है। पर आज यूनाइटेड स्टेट को हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से फायदा है, क्योंकि एक तो जो ऑयल को उसने जो मार्केट में छोड़ा है, खासकर वेनेजुएला का जो खराब किस्म का है या तमाम जो है, उससे यूनाइटेड स्टेट को पैसा मिल रहा है और काफी फायदा हो रहा है। और यह भी सच है कि अल्टरनेटिव रूट्स ढूंढे जा रहे हैं। पर उसके बावजूद मुझे लगता है कि अगर हम लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी देखें तो पिछले 3-4 डिकेड से भारत को बहुत ही नुकसान पहुंचा रहा है, खासकर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की पॉलिसी। तो भारत को रिविजिट करना चाहिए अपनी फॉरेन पॉलिसी को, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ऐसी तमाम मांगे भी उठती रही है कि दरअसल थोड़ा सा बैलेंस्ड हो जाए अगर हम, तो अमेरिका शायद जितना खतरनाक है उतना ना हो पाए। हालांकि इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि भारत के जो टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका अमेरिका से हित काफी ज्यादा है और ऐसे में
जिनका व्यापार वहां से जुड़ा हुआ है वो नहीं चाहेंगे कि यूनाइटेड स्टेट और इंडिया के कोई रिलेशंस में फर्क आए। पर अगर हम लार्ज स्केल पे हम जो कि पेट्रोल में गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं, या तमाम जो कि आम जनता है जो गैस की खरीदती है, वो ये जरूर चाहेगी कि कहीं ना कहीं अमेरिकी की ये जो बेलगाम चीजें हैं उन पे कम से कम विरोध दर्ज कराया जाए, जिसमें हमें कूटनीतिक रूप से कोई घाटा नहीं है। ठीक है, ठीक है। अनुज सर, क्योंकि हमने ये भी सुना है कि भारत सरकार की ओर से एक बहुत ही वर्सेटाइल प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है डीप सी पाइपलाइन को लेकर। अब ओमान के साथ में, ओमान को हमने देखा कि किस तरीके से ओमान ने अभी हेल्प करते हुए 24 क्रूज को बचाया है, लेकिन अब ये जो पूरी युद्ध की स्थिति है इस बीच में, इस प्रोजेक्ट को क्या ये प्रोजेक्ट डिले होगा या कैसे ये काम करेगा, इस पर हम आपसे जवाब लेंगे। हम माथुर सर के पास चलेंगे। माथुर सर, जिस गैस पाइपलाइन को लेकर अब प्रोजेक्ट पास हुआ है, इसको 5 से 7 साल लग जाएंगे बनने में, लेकिन अगर ये युद्ध जैसी स्थिति, जो युद्ध चल रहा है खाड़ी देशों में, अगर ये ऐसे ही चलती रही तो ये प्रोजेक्ट क्या डिले होगा? सुचित्रा, देखिए, ये प्रोजेक्ट जो डीप सी पाइपलाइन है गुजरात से ओमान तक, इसका प्रपोजल है और ये भारत के एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को काफी हद तक ऑफसेट कर पाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए जिस प्रकार से अरब सागर में आज परिस्थितियां बनी हुई हैं, उस प्रकार से इस प्रोजेक्ट को डेफिनेटली डिले होने की संभावना है। लेकिन आप इस बात को समझिए कि जो युद्ध का जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो दायरा है, वो कहीं ना कहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नॉर्थ में है और ये उस युद्ध के दायरे से अलग हट करके पाइपलाइन लगाई जाएगी। और ये भी एक लंबा प्रोजेक्ट है, 5 वर्ष का, और मैं ये समझता हूं कि ये जो युद्ध है वो 5 वर्षों तक शायद ना चले। ये कुछ ही समय में, मेरा ये बहुत फर्म मानना है कि कुछ ही समय में IRGC की फाइटिंग कैपेबिलिटी या रेजिडुअल कॉम्बैट पावर जिसे हम कहते हैं, वो इतनी कम हो जाएगी कि वो कहीं ना कहीं कोई डील करने पर मजबूर होंगे। ये मेरा आकलन है। संभव ना हो, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जब आप कोई जो बात मैं कह रहा था जिहादी और उस प्रकार की मानसिकता को बना करके किसी को भी कुछ भी मरने के लिए तैयार कर सकते हैं, तो उसमें थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन जिस प्रकार की आर्थिक परिस्थिति वहां बन रही है, उससे मुझे लगता है कि वो, अब देखिए एक और उदाहरण सुचित्रा मैं दूंगा, ये उसी चीज से रिलेटेड है, और वो उदाहरण ये है कि ये IRGC उन्होंने शुरू में मांग की थी कि हमें $800 बिलियन का कॉम्पनसेशन दे दो, हमें ये दे दो, और हमें सारा जो वो सारा खत्म हो गया है। अब वो इतने नीचे आ गए हैं कि वो कह रहे हैं कि भैया मेरे को $12 बिलियन जो मेरे हैं वही दे दो ताकि मैं काम चला। उसकी वजह ये है कि आज उनकी परिस्थिति बेहद खराब है आर्थिक रूप से, ये याद रखें। और ये जितना और चलता रहेगा, अभी देखिए 2-4 अटैक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हुए। ट्रंप ने कल कहा था, कल उनके स्पीच उन्होंने यही कहा था कि हम ये डिसाइड करेंगे कि उनके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर एरियाज को या उनके ऑयल वेल्स को या उनकी इस तरह की चीजों को हम डिस्ट्रॉय करें। आपको निर्णय लेना है, आपके देश को निर्णय लेना है। कोई नहीं इनकी मदद करेगा, ना इनका कजन ब्रदर जो पाकिस्तान है वो, या एर्दोगान, या कोई भी इनकी मदद नहीं करेगा। ये सिर्फ एक देश बर्बाद हो रहा है, वो भी IRGC के हट धर्मिता की वजह से, उसका नाम है ईरान। ठीक है। तेजावत सर, ये जो पूरी स्थिति इस वक्त बनी हुई है, इसमें अमेरिका बहुत अच्छे से जानता है कि ईरान को बहुत भारी नुकसान हो रहा है, और अमेरिका जब ईरान को भड़काता है, अमेरिका भले ही अगर एक मिसाइल दागे, लेकिन ईरान उसके पलटवार में कई देशों को निशाना बनाता है। तो ऐसे में क्या अमेरिका बहुत अच्छे से जानता है कि ऐसा करके उकसाकर वो ईरान की जो सुरक्षा को लेकर उनके पास जितनी मिसाइलें हैं, जो ड्रोन है, वो धीरे धीरे करके खत्म होगा और उसके बाद ईरान को दबाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा? देखिए, यहाँ पे जो इंटेलिजेंसिया की रिपोर्ट है वो 2 तरह की है, क्योंकि भारत को भी अपनी पॉलिसी फ्रेमिंग के लिए कुछ करना होता है और कुछ सीक्रेट इनपुट्स वगैरह की जरूरत होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहला विचार तो यह है कि अमेरिका को भी भारी नुकसान हुआ है, और ये खासकर जो बनाने में अमेरिका को वापस अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी अमेरिका कुछ इकोनॉमिक प्रेशर्स में है, और कांग्रेस ने भी उसको पैसा देने से मना किया था एक टाइम के बाद में। इस लड़ाई के लिए तो प्रेसिडेंट ट्रंप को अप्रूवल था ही नहीं, पर क्योंकि हम जानते हैं कि वहां जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट के जितना ही काफी पावरफुल होता है, क्योंकि वहां जो पावर्स को डिवीजन वाली जो थियरी है उस पर अमेरिकन गवर्नमेंट काम करती है। तो ये है। एक दूसरा ये भी है कि ईरान के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये जो गर्मियां हैं उसके बाद में जैसे सितंबर अक्टूबर आएगा, इसके फाइनेंशियल रिसोर्स एकदम बिल्कुल ही स्क्वीज्ड हो जाएंगे, और ऐसी स्थिति में सर्वाइवल की दिक्कतें शुरू हो जाएगी। और मुझे लगता है कि यूनाइटेड स्टेट के लिए सबसे बेहतरीन
जो समय होगा वो वही होगा, ईरान को झुकाने का, उससे समझौते के टेबल पर लाकर अपने शर्तों के हिसाब से उसको बात मनवाने का। और अगर ऐसा नहीं होता है तो अमेरिका को आकाश से बम्बार्डमेंट करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उसको उसका कोई नुकसान भी नहीं है। और यही कारण है कि जैसा कि शुरुआत में सोच रहे थे कि क्या अमेरिका सोल्जर्स उतारेगा, तो ये तो पहले से ही तय था कि सोल्जर्स नहीं उतारेगा, पर उसने इतना जरूर कर दिया है कि वो ईरान में दहशत फैलाए रखेगा, उस पे थकाने की कोशिश करेगा, आर्थिक दबाव बनाएगा, और उसके बाद में अमेरिका यहां से एक ऐसा समझौता करेगा जिसको जाके वो दिखा सके कि इतने खरबों और वो जो डॉलर खर्च किए हैं उसका बेनिफिट क्या हुआ है। तो नुकसान दोनों तरफ है, पर यह है कि टिकने की ताकत है वो यूनाइटेड स्टेट में ज्यादा है, ईरान में नहीं। ठीक है, ठीक है। माथुर सर, क्या लगता है आने वाले अगले 48 से 72 घंटे में क्या होने वाला है? सबसे पहले देखिए, बिल्कुल क्लियर है 48 से 72 घंटे में इजराइल जो है वो अपने रिलेंटलेसली हिजबुल्लाह के ऊपर अपने हमले करता रहेगा, इसमें किसी को संदेह होने की आवश्यकता नहीं है। और ये बात जो कही जा रही है कि उनका और ट्रंप के बीच में मनमुटाव है, ये सब बातें हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है, और वो मिले हुए हैं और उनकी पूरी टैसिट अप्रूवल के साथ ये हमले हो रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अमेरिका के हमले, देखिए मैं आपको बताऊं कि समझने की जरूरत है। जब इजराइल पर ईरान ने 11 मिसाइल दागी कुल, तो उसने उसके पास 50 हवाई हमले कर दिए उसके ऊपर, कोई उसका जवाब नहीं आया। और अभी भी जो अमेरिका का एक जहाज, एक अपाचे हेलीकॉप्टर गिरा था, तो अमेरिका चाहता तो वो ये कर सकता था कि भाई गिर गया, चलो कोई बात नहीं है, इसका भी ये कंफर्म नहीं कि ईरान ने गिराया है, लेकिन उसके एवज में उन्होंने 20 शहरों को जाकर के उनके ऊपर इतना जबरदस्त बम्बार्डमेंट किया है। देखिए ये सब चीजें वो पहले से प्लान्ड हैं, उनकी क्लियर स्ट्रेटेजी है, और वो हर प्रकार से ईरान के ऊपर आर्थिक दबाव और से और ज्यादा बना रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे 24 से 48 घंटे में वहां पर हमलों में और तेजी आने की संभावना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद माथुर सर, आपका भी, तेजावत सर आपका भी, आपने अपना कीमती समय दिया। तो कुल मिलाकर इस वक्त जो खाड़ी देशों में स्थिति है वो बद से बदतर हो रही है और चिंताजनक स्थिति है। इसमें भारत के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जहाज के ब्लास्ट होने के बाद से अभी 24 क्रू मेंबर्स जो हैं लापता हैं, उनको लगातार ढूंढा जा रहा है। देखते हैं आगे क्या होगा। फिलहाल के लिए चर्चा में बस इतना ही। बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। नमस्कार।